हेलो अरविंद, वेलकम टू हीरास फ्रॉम वीरा अगेन। 13वां एपिसोड है और छोटा नहीं, काफी लंबा गैप था। क्या हो गया था कि कोविड का वेव आया एंड वी नो वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ suffering and went through very bad times, but however now everybody is back and things are looking back, looking normal again. So we've started the show again. Welcome back, Arvind. Hi Ashwin, hi everybody. I hope we will हम जब इस ब्रेक के बाद जब शुरुआत हमने की है तो I hope that without any interruption we will continue this. For sure we will, inshallah. Now अरविंद, आज हम बात करेंगे। एक्चुअली हम हीरास फ्रॉम वीरा, हम सब जानते हैं कि यू आर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, यू आर बॉलिंग कोच, ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बॉलिंग कोच। तो आप बच्चों को और यंगस्टर्स को टिप देते हैं कि बॉलिंग के बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप फास्ट बॉलर हैं। हाउएवर आज थोड़ा हट के हम स्टार्ट करेंगे। आज हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और अगले एपिसोड से फिर से वी विल गेट बैक टू फास्ट बॉलिंग। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट अ वेरी talented prospect of Indian cricket who जो बिल्कुल ही मतलब बाहर ही हो गया हर फॉर्मेट से। एक बहुत अजीब सिचुएशन घटी है। कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं हम। कुलदीप यादव एक जब आए थे तो ऐसा लगा कि इंडिया को एक नया शेन वॉर्न मिल गया। लेकिन अरविंद, लेकिन उनको ये कहानी क्या है कुलदीप यादव की? एक्चुअली जो उनको अंडर 19 से हमने उनको पहली बार देखा था जब वो वर्ल्ड कप खेले थे, एंड एट दैट टाइम ही वाज मेन स्ट्राइक बॉलर, वही थे इंडिया अंडर 19 के जब वो खेले थे। और उसके बाद he had a very fantastic debut also for India. I think it was some 7 years back. But over the years, मुझे लगता है, and especially in the last 2 years, उनका क्या, I think he is missing the quiz. वो जो है वो इतना स्लो आता है उनका बॉल बेसिकली कि बैट्समैन को इजीली उनको स्टक आउट कर देते हैं। और दूसरा उसके बाद क्या होता है, उससे बचने के लिए जब वो थोड़ा सा शॉट करते हैं, क्योंकि ऑफ द विकेट भी वो स्लो हैं, उनको बैट्समैन पीछे लीन करके उनको पुल मार देता है। सो दैट वे वो आई थिंक ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। बेसिकली ही हैज लॉस्ट हिज रिदम। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड सेकेंडली, आपको पता है कि हायर लेवल पे उनको कोचिंग भी काफी लोग दे रहे होंगे। बीच में उनका एक आर्टिकल भी आता है कि इन बिटवीन ही ट्राइड टू बोल लाइक राशिद। कहता ही सेड दैट ही मोल्डेड हिज एक्शन राशिद। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर एक का अपना एक्शन होता है। राशिद जो है उनका एक पेंडुलम एक्शन बोलते हैं, बेसिकली वो रॉन्ग फुटेड टाइप है। सो जिसकी वजह से आपको पता है राशिद का जो बॉलिंग आर्म है वो बहुत क्विक काम होता है। बट ये जो कुलदीप यादव है, ये ट्रेडिशनल बॉलर है। ये वैसा इन्होंने कोशिश की थी और इन्होंने फिर वापस अपनी बॉलिंग में आ गए। बेसिकली वो दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। बेसिकली इनकी जो स्ट्रेंथ इनकी है, और इनको अंडरस्टैंड एक चीज सोचनी चाहिए कि ये जो अंडर 19 जब खेले थे वर्ल्ड कप, उसके बाद 2-3 साल इंडिया के लिए ही वाज आर द मोस्ट वन ऑफ द, मतलब काफी सक्सेसफुल बॉलर थे। सो ही शुड स्टिक टू हिज एक्शन। बट आई एम श्योर इसके अंदर इनका ही हैज अ प्रॉब्लम विद हिज बॉलिंग एक्शन। ओवर द इयर्स वो थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा, इनको आप फिंगर स्पिनर कहेंगे या रिस्ट स्पिनर? ये तो रिस्ट स्पिनर है ना? Yes, he's a wrist spinner. ओके, तो एज अ रिस्ट स्पिनर वो जैसे कि जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, आजकल जो हमारे जितने बॉलर हैं, आई मीन फुल रिस्पेक्ट जितने स्पिनर हैं, दे विल क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो में जैसे डार्ट मारते हैं, वो डार्ट जेवलिन नहीं, डार्ट मारते हैं वो बिल्कुल। दे फ्लैट एंड शॉट लाइक गाइस लाइक जडेजा, एक्सीलेंट क्रिकेटर्स एंड दे गेट द जॉब डन, बट दे आर नॉट लाइक बिशन बेदी, दे डोंट बीट इन द फ्लाइट। तो कुलदीप क्या पुराने मोल्ड का बॉलर है जो इसमें इस नए दौर में फंस गया है? नहीं, देखिए, पुराना दौर और नया दौर का तो ठीक है। एक्चुअली क्रिकेट तो बदल रही है, उस हिसाब से स्पिनर्स को भी बदलना पड़ेगा। अब बेदी पाजी बीइंग अ लेजेंड, वो 70s का एरा था, ही बॉल्ड वेल एट द टाइम। अब इस एरा में अगर वो बॉल करते, आई डोंट नो क्या क्या होते, बॉल कैसे कर पाते वो। तो इसीलिए वो कंपैरिजन, वो जो क्लासिकल, वो स्लाइटेड, वो एक अलग दौर था। नियरली आई थिंक वो बिशन पाजी का तो 50 years बैक की क्रिकेट है। बट अभी का जो क्रिकेट है उस हिसाब से देखा जाए तो अश्विन वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। बेसिकली हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एरा का बॉलर अपने आप में ग्रेट होता है। इस एरा में भी वी हैव गॉट अश्विन, वी हैव गॉट भज्जी, वो है। बट इनका क्या है, आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा अपना एक्शन चेंज किया है। और दूसरा क्या है कि ये इंडियन टीम में कभी रेगुलर नहीं रहे, तो उसमें होता है क्रिकेटर्स में कि ना, माइंड उनका फिर क्या होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं।
तो ये भी इनका रहा है। तो मे बी उसी मोड में इन्होंने शायद लगता है थोड़ा सा अपना एक्शन चेंज किया है, जो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इनके बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो यही हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारा अगला सवाल यही था कि अब क्या करना चाहिए कुलदीप यादव को वापस, मतलब तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टाइप की बॉलिंग होती है ना, टेस्ट क्रिकेट इज नॉट द सेम एज T20, स्टाइल ऑफ बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट। तो उनको क्या करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि लास्ट मैच जो इंडिया के लिए खेले थे वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज था मेरे ख्याल से 2021 में। तो आप ये बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए, टू मेक अ कमबैक, क्या करना चाहिए कुलदीप यादव? Basically, I will sum it this way: like we test cricket or 50 overs, one days or 2020, bowling is same. Basically, उनका जो एक्शन में प्रॉब्लम है, जो तीनों में रेलेवेंट है, so तीनों को मिला के मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बेसिकली इनके जो लोडिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली इनका जो लोअर पार्ट है, ट्रंक, वो साइड डाउन होता है, लेकिन जो उनका जो बोलिंग आर्म है वो टू साइड डाउन, बहुत ज्यादा पास साइड डाउन बोलते हैं वो। बेसिकली अगर ऐसे करें, आप जरा घुमा के दिखाएं हमें। हाँ, ये ऐसे होता है उनका। वो बेसिकली ट्रंक साइड ऑन, थोड़ा सा साइड ऑन है, और ये जो अपर आर्म है ये पास बहुत ज्यादा साइड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज जब बैकफुट से जब फ्रंट फुट पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेट होता है फ्रॉम दिस, इट डजंट गो स्ट्रेट। जब इस एंगल में है तो फ्रॉम हियर इट गोज अवे फ्रॉम दिस साइड, दूसरे कोने पे चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉन बोलिंग आर्म और जो इनका जो राइट हिप है उसके बीच में गैप आ जाता है। फ्रॉम हियर द मोमेंट इट गोज हियर अलोंग विद, तो क्या होता है जब आर्म जाता है तो साथ में क्या होता है वो हेड को भी खींच लेता है, तो बॉडी क्या टिल्ट कर जाती है। तो जब बॉडी टिल्ट करती है तो क्या होता है कि जब बॉडी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इफ योर नॉन बोलिंग आर्म इज गोइंग अक्रॉस, दैट इज द राइट हैंड, तो क्या होता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका जो राइट लेग है, जो फ्रंट वाला है, इट विल गो अक्रॉस, वो नटराज की तरह उधर दूसरी तरफ चले जाएगा उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इट विल गो लाइक दिस। तो क्या होता है कि इफ इट गोस टू अक्रॉस द बॉडी, सो देन ही स्टक, वो कैंची लग जाती है। तो जब वो कैंची लग जाती है तो क्या होता है, हेड इधर फॉल कर रहा है, सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, ही इज नॉट स्पिनिंग द बॉल, ही इज जस्ट पुटिंग द बॉल देयर, कि वहां मैं बॉल डाल दूं। वो इतनी स्लो डालते हैं एयर में कि बैट्समैन एट विल स्टप आउट कर देता है। और जैसे पहले बताया था, क्योंकि उनको जब स्टप आउट करते हैं तो वो खींचने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं और बॉल में इतनी जान नहीं होती, तो क्या होता, थोड़ी सी भी उनका, हमने आईपीएल में भी देखा था और वनडे जो इंग्लैंड के गेम भी खेले थे, कि थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है तो बैट्समैन उनको पीछे को लीन करके पुल मार देता है। सो दैट्स व्हाई बेसिकली ही हैज टू ब्रिंग दैट जिप, जो होता है रेवलेशंस जो होता है, वो उनको लाना पड़ेगा। तो आप कायदे से ये कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं रहता उनको, बिकॉज विदाउट कंट्रोल व्हेन सारे कंपोनेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो कंट्रोल, विदाउट कंट्रोल यू कैन नॉट डिलीवर अ बॉल। निप भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टॉप ऑफ द एक्शन से नहीं करोगे, निप नहीं मिलेगा, सॉरी बाउंस नहीं मिलेगा, यू हैव टू बॉल द टॉप ऑफ द एक्शन, निप, बाउंस, कंट्रोल सारा खराब है। तो अभी तो आपने बिल्कुल सही बोला, टॉप ऑफ द एक्शन बेसिकली जो द फर्स्ट स्टेज में ही वो जो गलती करते हैं, वो जब इतना वो ले जाते हैं, उसकी जगह ही हैज टू कीप इट, अगर मैं साइड से करूं, he has to keep his shoulder high। तो नॉन बॉलिंग आर्म में थोड़ा सा हाई रखने से क्या एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू दिस, आपका जो जब ट्रांसफर ऑफ वेट होगा, योर नॉन बॉलिंग आर्म विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द टारगेट, दैट इज टुवर्ड्स द बैट्समैन। अगर ये स्ट्रेट जाएगा तो जब बॉलिंग आर्म है वो भी उसको फॉलो करता है। बिल्कुल। अभी जो टेढ़े गिरे हुए एक्शन से वो जस्ट पुटिंग द बॉल देयर, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बैलेंस्ड उस पे करेंगे, अगर बैलेंस होगा तो क्या ही विल गेट मोर बाउंस एंड मोर जिप, बिकॉज आपको पता है कि बैलेंस इज पावर। अगर आपका बॉडी बैलेंस में होगा तो आपकी बॉडी में पावर रहेगी। और क्या होता है कि दूसरा क्या, स्पिनर्स में क्या होता है, बेसिकली उंगलियों में इतनी जान नहीं होती कि स्पिन करना, बेसिकली द होल बॉडी, इनको जो पिवट बोलते हैं, इनका क्या होता है कि स्पिन में द पैटर्न इज फर्स्ट योर ट्रंक विल स्पिन, देन योर शोल्डर विल स्पिन, दैट इज ट्रंक, then shoulder, then comes the wrist, then comes the arm, then comes the wrist। ये एक पैटर्न होता है, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, नीचे से टक टक ऊपर को आते चले जाता है। सो देन ही गेट्स दैट पावर। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये कैंची मारते हैं नटराज पोज में, तो नटराज जब बनता है तो क्या होता है कि फंस जाते हैं, तो इसमें ही जस्ट पुटिंग द बॉल देयर, तो इनके रेवलेशंस कम होते हैं। तो इनका तो सिंपल वो है, जस्ट ही हैज टू कीप दिस नॉन बॉलिंग हिप हाई, तो उसकी वजह से क्या है, इनका बॉडी बैलेंस में रहेगा, और क्या हो गया, बोथ आर्म्स वो एक ही पैटर्न में, एक ही कंट्रोल वेल में चलेंगे।
Well, Arvind, बहुत बढ़िया, very very good points you brought up today. खास करके हमारे बैट्समैन नटराज बनते हैं बाहर जाके, पर ये पहला बॉलर है जो नटराज बना है. Anyway, so thank you, Arvind. It's been a great insight. We'll be back again next week with again getting back to fast bowling. So guys, tune into the channel next week. Will be back with some very interesting tips, especially youngsters. जरा ध्यान देना क्योंकि एक एक टिप हीरा है और ये इनका नाम वीरा है. Thanks you. Thanks everybody. Thanks Ashwin. Thanks.